एक जमाने की बात है। उस समय एक बहुत ही सुंदर राज्य था जहां एक विशाल हवेली खड़ी थी। उस हवेली के मालिक राजा जय सिंह राठौर थे, जो पूरे राज्य में सम्मान और इज्जत के साथ रहते थे। उसी राज्य में एक छोटे से घर में नवीन रहता था। वह राजा जय सिंह का विश्वासपात्र सेवक था। नवीन की एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के लंबे सुनहरे बाल थे और बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं। उसके माथे पर हमेशा मासूमियत झलकती थी। नवीन के लिए मीरा ही उसकी पूरी दुनिया थी, क्योंकि मीरा की माँ उसके जन्म के समय ही स्वर्ग से धार गई थी। उस दिन सुबह का समय था। छोटे से घर के छोटे से आंगन में मीरा पूरी तरह तैयार खड़ी थी। उसने अपने लंबे बालों को पीछे की ओर बांधा और अपने हाथों में एक लाल रंग की साड़ी ली, को छोटी में बांधा हुआ था और अपनी पोटली पीठ पर टांगे हुए थी। नवीन मुस्कुराते हुए अपनी मासूम बेटी को देख रहा था। चलो बाबा, मीरा ने कहा। नवीन ने झुककर बेटी के माथे को चूमा और उसे उठा लिया। चलो मेरी जान, पहले तुम्हें पाठशाला पहुंचा दूं, फिर मैं हवेली चला जाऊंगा। रास्ते भर मीरा अपने पिता से छोटी बड़ी हर बात करती रही। वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन किस्मत उस दिन उनके साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी, ये दोनों नहीं जानते थे। नवीन ने मीरा को पाठशाला के द्वार पर छोड़ा, झुककर माथे पर चुंबन दिया, कुछ सिक्के उसकी हथेली पर रखे और तब तक उसे जाते देखते रहे जब तक वह द्वार के भीतर नहीं चली गई। फिर वह बैलगाड़ी पर हवेली की ओर चल पड़े। नवीन हवेली का पुराना सेवक था। बरसों से वह यह काम कर रहा था। जब भी राजा जय सिंह को शहर जाना होता, वह हमेशा तैयार रहता। सेवक के अलावा रखवाली का काम भी उसने संभाल रखा था। हवेली वालों से उसका गहरा रिश्ता था, खासकर राजा जय सिंह से, जो उसे अपना छोटा भाई मानते थे। इस दुनिया में नवीन के जीने का सहारा सिर्फ उसकी 10 साल की बेटी मीरा थी। उसके लिए वह अपनी बड़ी बीमारी को दिल में छुपाए जिंदगी से जूझ रहा था। लेकिन मौत कब किसी का दामन थाम ले, कौन जानता है। उस दिन भी नवीन ने वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटी तो ली थी, मगर तबीयत बिगड़ी हुई थी। लेकिन राजा जय सिंह को शहर जाना था, इसलिए काम पर आना जरूरी था। राजा जय सिंह ने उसके पीले चेहरे और खांसते हुए हाल को देखकर कहा, नवीन, क्या वैद्य जी की दवा नहीं ले रहे हो? दुनिया में वही एक इंसान था जो नवीन की बीमारी से जानता था। नवीन ने जवाब दिया, दवा ले रहा हूं राजा साहब, पर रात से तबीयत ठीक नहीं है। राजा जय सिंह ने कहा, अगर आराम करना चाहो तो हवेली में रुक जाओ। लेकिन नवीन ने जिद की, नहीं राजा साहब, बताइए कहां जाना है। शहर की राह पर चलते हुए अचानक नवीन को सीने में तेज दर्द उठा। उसका सिर आगे की ओर झुक गया। राजा जय सिंह तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर उसे संभालने लगे। तुम यहां बैठो, चलो मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूं। लेकिन नवीन ने इशारे से मना कर दिया। राजा साहब, मुझे घर ले चलिए, पहले मेरी बेटी को पाठशाला से ले आइए। मैं अपना आखिरी समय उसी के साथ बिताना चाहता हूं। राजा जय सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि नवीन का समय करीब आ गया है। उन्होंने बैलगाड़ी मोड़कर पाठशाला की ओर चला दी। गुरुजी से बात की और मीरा को साथ ले आए। मीरा अपने पिता को बैलगाड़ी में देखकर बहुत खुश हुई। नवीन ने अपने दर्द को छुपाते हुए उसे गोद में उठा लिया और बार बार उसके सिर को चूमते रहे। सचमुच कितनी बेबस होती हैं वे बेटियां जिनके सिर से पिता का साया उठने वाला हो, और कितना टूटा होता है वह पिता जो अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरते देख रहा हो। राजा जय सिंह ने उन्हें घर पहुंचाया और फिर वैद्य जी को बुलाने गए। उस दौर की यही खूबसूरती थी कि रिश्तों में वफाएं जिंदा थीं। पैसे का घमंड नहीं था, दिल में सच्ची भावनाएं थीं। वैद्य जी ने लंबा मुआयना करने के बाद चुपचाप सिर झुका लिया और कमरे से बाहर निकल आए। राजा जय सिंह भी तुरंत उठकर वैद्य जी के पीछे गए। क्या बात है वैद्य जी, नवीन की तबीयत अचानक इतनी क्यों बिगड़ गई? वैद्य जी की बात सुनकर राजा जय सिंह वहीं सन्न रह गए। राजा साहब, नवीन के फेफड़ों को बीमारी ने जकड़ लिया है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है, कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अब उसे शहर ले जाना भी बेकार है। वैद्य जी के चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था और राजा जय सिंह ने सिर झुका लिया। वैद्य जी के जाने के बाद राजा जय सिंह फिर नवीन के पास लौटे। उसका हाथ पकड़कर बोले, हिम्मत रखो नवीन, अपनी बेटी के लिए हिम्मत दिखाओ। वैद्य जी कह रहे हैं, दवा के असर से तुम ठीक हो जाओगे। नवीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा साहब, मरते हुए आदमी से झूठ बोलना सबसे बड़ा छल होता है। कहते हुए उन्होंने रोते हुए अपना हाथ सीने पर रखा और बेबस नजरों से दूर खेलती बेटी को देखा। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया
बेसहारा हो रही है। उन्होंने राजा जय सिंह के हाथ थाम लिए। 50 साल की उम्र में भगवान ने उसे बेटी का तोहफा दिया था और अब वही बेटी उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। राजा जय सिंह ने दिलासा दिया, अपने लिए भगवान से प्रार्थना करो नवीन। लेकिन नवीन रोते हुए बोला, राजा साहब, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपता हूं। अगर मेरे मरने से पहले आप यह विश्वास दिला दें कि यह सुरक्षित रहेगी तो मैं चैन से मर जाऊंगा। नवीन की हालत देखकर राजा जय सिंह का दिल पिघल गया। बरसों की वफादारी निभाने वाले इस आदमी के लिए उन्होंने उसी समय एक बड़ा फैसला ले लिया। ऐसा फैसला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक को हवेली भेजकर अपने 15 साल के बेटे अर्जुन को बुलवा लिया। कुछ ही देर में अर्जुन अपने पिता के सामने खड़ा था। कमरे में अब सिर्फ 4 लोग थे, अर्जुन, राजा जय सिंह, नवीन और उसकी छोटी बेटी मीरा। मीरा कभी खेल में मशगूल रहती तो कभी पिता के पास आकर उनका सिर सहलाती, जैसे उसके दिल को एहसास हो कि पिता की तकलीफ बढ़ रही है। राजा जय सिंह ने सोच लिया था। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर गवाहों की मौजूदगी में अर्जुन और मीरा का विवाह करा दिया। मासूम मीरा को विवाह का मतलब तक नहीं पता था। वह तो बस पिता की गोद में सिमटी बैठी रही। उसकी ओर से सहमति भी पिता ने ही जताई, क्योंकि वह अभी छोटी थी और अर्जुन भी बच्चा ही था। राजा जय सिंह ने यह राज अपने दिल में दफन कर लिया कि जब तक अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक कोई इसे नहीं जानेगा। लेकिन इतना हुआ कि मरते हुए नवीन को चैन मिल गया। उसी शाम खून की उल्टी के साथ नवीन ने अंतिम सांस ली। छोटी सी मीरा अपने नन्हे हाथों से पिता का कुर्ता पकड़कर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को क्या हुआ है, लेकिन राजा जय सिंह ने उसे सीने से लगाकर संभाल लिया। अर्जुन ने भी वादा निभाया और किसी से इस विवाह का जिक्र नहीं किया। वह तो विवाह का मतलब तक नहीं समझता था और शायद खेलते खेलते इस बात को भूल भी गया। लेकिन यह सच था कि उस दिन से अर्जुन और मीरा के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन चुका था जिससे वे दोनों कभी मुंह नहीं मोड़ सकते थे। मीरा अपने बाबा के बिना रोती चिल्लाती रही, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ अपने पिता का सहारा ही देखा था। वह लड़की जिसने आंखें खोलते ही नवीन को मां और बाप दोनों की सूरत में पाया था, उसके लिए अपने पिता के बिना रहना कितना मुश्किल होगा, ये वही जानती थी। लेकिन राजा जय सिंह के सामने कसम खाते हुए नवीन के बड़े भाई राघव ने मीरा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि वे उसे अपने घर ले जाएंगे। राघव पास के गांव में रहता था। नवीन से कुछ झगड़ों के कारण उसका रिश्ता टूटा हुआ था, इसलिए वह भाई की बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। राजा जय सिंह ने वह घर मीरा के नाम कर दिया और राघव के कहने पर सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। लेकिन उन्होंने राघव से यह बात छुपा ली कि अब मीरा सिर्फ नवीन की बेटी नहीं बल्कि उनकी बहू भी है। हाँ, उन्होंने राघव को जोर देकर कहा था कि इस बच्ची को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हर महीने उसका खर्च हवेली से पहुंचाया जाएगा। इस तरह राघव अपने भाई की निशानी को अपने घर ले गया। उस दिन मीरा न सिर्फ अपने पिता से जुदा हुई बल्कि पूरे गांव से भी दूर चली गई। उसकी राहें अर्जुन से अलग हो गईं। राजा जय सिंह ने विवाह का प्रमाण और सारे सबूत अपने पास सुरक्षित रखकर इस राज को हमेशा के लिए दिल में दफन कर लिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पत्नी रानी, कमला और हवेली वालों का तेवर कैसा है। उनके 3 बच्चे थे, अर्जुन, एक और बेटा और एक बेटी, जबकि हवेली के दूसरे हिस्से में उनके भाई की 2 बेटियां जया और सोनिया रहती थीं। हवेली में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत और रुतबे के साथ इज्जत भी थी। राजा जय सिंह गांव के मुखिया थे। अर्जुन इस पूरे प्रकरण को बिल्कुल भुला चुका था। हवेली का सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से 2 साल बाद जब वह जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसे शिक्षा के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया। अगर मीरा अपने गांव को छोड़कर दूर चली गई थी तो अर्जुन भी अपने राज्य से दूर निकल गया। उसके मन में उस सुनहरे बालों वाली गुड़िया की छोटी सी झलक तो थी, लेकिन बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया ने उसे भी धुंधला कर दिया। दूसरी ओर मीरा का जीवन कठिनाइयों से घिर गया। जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें पता है मेरी बेटियां वापस आने वाली हैं, चाची सुमित्रा ने चूल्हे की तरफ से झांककर चिल्लाते हुए कहा। मीरा पहले से ही जल्दबाजी में थी। झटपट बर्तन उठाते हुए उसका नाजुक हाथ जल गया। दर्द से कराहते हुए उसने हाथ खींच लिया और धीमे स्वर में बोली, खाना तैयार है चाची जी, मैं बस चाचा के लिए चाय बना रही हूं। हमेशा की तरह उसकी नरम आवाज सुनकर भी सुमित्रा देवी मुंह बिगाड़ती हुई लौट गईं। सारा दिन तो बस काम ही करवाना है इस लड़की से, न सोना आता है न खाना। पता नहीं बाप ने कैसी परवरिश की थी, बिगाड़ कर हमारे हवाले कर दिया।
वे बड़बड़ाती हुई कमरे की ओर चली गईं। मीरा आंसू निगलकर अपने दर्द को दबा गई, क्योंकि यह उसका रोज का हाल था जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। सुमित्रा देवी ने घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर डाल दी थीं। 12 साल कोई छोटा समय नहीं होता, लेकिन इतने समय में भी वह अपने बाबा को कभी भुला नहीं सकी। उनकी प्यार भरी बातें, माथे पर चुंबन और सीने से लगाकर सुलाना, उनकी मोहब्बत के बाद किसी और ने उसे वैसा प्यार नहीं दिया। राघव ने कोशिश की थी, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे कभी चाचा नहीं बनने दिया, तो बाप बनने की तो बात ही दूर थी। कहा भी जाता है कि 100 चाचा मिलकर भी एक बाप की जगह नहीं ले सकते, और यही मीरा के साथ हुआ। राघव के दिल में स्नेह था, लेकिन सुमित्रा देवी हर समय उनके कान भरती रहती थीं। माहौल देखकर राघव ने भी चुप्पी साध ली और घर के मामलों से दूर रहने लगे। सुमित्रा देवी का रवैया शुरू से ही मीरा के साथ सख्त था। उनका बेटा विक्रम उम्र में मीरा से बड़ा था और बुरी आदतों का मालिक था। उसकी 2 छोटी बहनें नीला और नैना मीरा से छोटी थीं, लेकिन दोनों बहनें मीरा से प्यार करती थीं और मीरा भी उन्हें दिल से चाहती थी। जबकि विक्रम बुरी आदतों में डूबा हुआ था और हर समय मीरा पर अपना हक जताने की कोशिश करता था। उसकी मां सुमित्रा देवी हमेशा उसके गुनाहों पर पर्दा डालती थी। उस रात भी विक्रम देर से लौटा। मीरा अपने कमरे में बैठी किताबें देख रही थी जब उसे बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वह समझ गई कि विक्रम फिर रात भर दोस्तों के साथ बुरी संगत में रहकर लौट रहा है और हमेशा की तरह दीवार फांद कर घर में घुसा है। वह सब जानती थी, लेकिन चुपचाप पढ़ाई में डूबी रही। नीला और नैना बगल में सो रही थीं। चाहे सुमित्रा देवी ने कितनी भी नफरतें पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी दोनों जुड़वां बेटियों ने हमेशा मीरा से मोहब्बत की और मीरा भी उन्हें दिल से चाहती थी। आंगन से आती हुई आवाजों पर मीरा ने दरवाजे की ओर देखा। निश्चित रूप से सुमित्रा देवी विक्रम का इंतजार कर रही थी और अब उसे समझाने का इरादा रखती थी। तुम्हारे पिता दवा लेकर सो गए हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वे विक्रम के सामने खड़ी थी। विक्रम ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए सुमित्रा देवी को देखा और बोला, तो फिर पिताजी से कहिए मुझे पैसे दे दें बाहर जाने के लिए। अगर पैसे मिल गए तो मैं यह सारी आदतें छोड़ दूंगा। विक्रम अपने इरादे पर अड़ा रहा। वह हर हाल में दूसरे शहर जाना चाहता था और बड़ी रकम मांग रहा था, लेकिन राघव साफ मना कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन था। सुमित्रा देवी ने भी उसे समझाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने पिता का हाथ खाली करने की बजाय इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो। मगर विक्रम गुस्से में बोला, अम्मा, आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं, मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। बाहर जाकर पैसे कमाकर आप ही के हाथ में तो देने हैं, जिंदगी सुधर जाएगी। ये कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही। सुमित्रा देवी देर तक आंगन में टहलती रहीं और फिर जाकर सो गईं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही 2 दिनों में विक्रम कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने राघव और सुमित्रा देवी की नजर बचाकर घर के कागजात उठाए और एक साहूकार के हवाले कर दिए। बदले में मिली रकम उसने उस दोस्त को दे दी जिसने उसे दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने के सपने दिखाए थे। विक्रम को लगा कि यह सब वह छुपा लेगा और जब दूसरे शहर जाकर ढेर सारे पैसे कमाएगा तो उसके माँ बाप भी मान जाएंगे। लेकिन वह रात सबके लिए आफत बन गई जब उन्हें घर खाली करने का संदेश मिला और यह भी पता चला कि विक्रम का वह दोस्त पैसे लेकर भाग गया है। विक्रम का तो मानो सब कुछ लुट गया। सिर पीटते हुए वह बेहाल हो रहा था और राघव पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। विक्रम घर से भाग निकला। सुमित्रा देवी को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन यह सब उसी की बिगड़ी हुई परवरिश का नतीजा था। वह 25 साल का नौजवान कुछ करने की बजाय बस सपने देखता रहा और एक ही रात में अमीर बनने की जुगत लगाता रहा। आज उसके लालच और अंधे भरोसे का नतीजा यह हुआ कि उसके पिता ने, जिसने पूरी जिंदगी इज्जत और नाम कमाया था, वे अपनी छत और बेटियों की इज्जत से भी हाथ धो बैठे। घर खाली करने के लिए उन्हें 2 दिन की मोहलत मिली और सुमित्रा देवी तो पछतावे में सिर पीट कर रह गईं। 2 दिन तक विक्रम घर से गायब रहा। राघव की तबीयत बिगड़ चुकी थी और घर में हर समय तनाव का माहौल था। सुमित्रा देवी फिर भी हार मानने की बजाय बार बार उसी मासूम लड़की को जिम्मेदार ठहराती रहीं। कहती, जब से यह अभागिन लड़की घर में आई है, इस घर का सुकून बर्बाद हो गया। मीरा बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती। नैना और नीला ने कई बार अपनी मां को समझाया,
लेकिन वे कहाँ रुकने वाली थीं। नैना ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, दीदी आप कृपया मत रोइए, आपको रोता देख मेरा दिल बैठ जाता है। मीरा ने आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो वरना अम्मा डांटेंगी। 22 साल की उम्र में मीरा ने अपने बाबा के जाने के बाद इतनी तकलीफें देख चुकी थी कि अब उसे इन हालातों की आदत हो गई थी।